Recording in progress. सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी का स्वागत है संस्कृत क्लास में। मैं प्रकाश जी गुरु जी को आमंत्रित करती हूँ आज की क्लास का शुरुआत करें। प्रणाम गुरु जी। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा। श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। श्रमण संस्कृति के अमर देवता शासन के सम्राट चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भाव भरा वंदन। परम पूज्य परम उपकारी गुरुदेव का भावपूर्वक गुण स्मरण। आचार्य भगवंत सभी संत महासती वृंदों के पावन चरणों में सादर सविधि सविनय चरण वंदना। उपस्थित सभी धर्मानुरागी भाइयों, सुशील माताओं और बहनों, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। संस्कृत भाषा का अध्ययन निरंतर संस्कृत भाषा का अध्ययन हमारा निरंतर चालू है। आप लोग बड़ी उत्सुकता के साथ में इसमें भाग ले रहे हैं और भाषा की थोड़ी थोड़ी बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम कुछ वाक्यों के माध्यम से और संधियों के माध्यम से अपनी बात कर रहे हैं। वाक्य पिछली बार हमने जो दिए थे वाक्य शायद सरल थे, आपको आ भी गए होंगे, आपने कर लिए होंगे। तो वाक्य क्या थे उसमें से थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक वाक्य शायद था अरिहंत घाती कर्मों का क्षय करते हैं। एक वाक्य ये था, तो अरिहंत घाती कर्मों का क्षय करते हैं। अब अरिहंत को हमने अरिहंत शब्द अगर मान लिया तो फिर बन जाएगा अरिहंता, अरिहंत, अरिहंता, अरिहंता। अब घाती कर्म है तो घाती एक साथ कर दो उसको। कर्म कितने हैं? 4 है घाती कर्म, इसलिए बन जाएगा कर्माणी। कर्म कर्मणि कर्माणी ऐसे रूप चलते हैं इसके। तो अरिहंता घाती कर्माणी क्षयंती। बहुत सारे अरिहंत है। क्षी क्षय धातु है, इसका मतलब होता है नाश करना। तो अरिहंत घाती कर्मों का नाश करते हैं, ये ऐसे बन जाएगा वाक्य। अथवा इसको दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हो, घाती कर्मों का और क्षय करते हैं। अगर ऐसा करें तो ये भी कर सकते हो, वहां बन जाएगा अरिहंता घाती कर्मणाम, षष्ठी विभक्ति कर सकते हैं, क्षयम करोति, कुर्वन्ति, बहुवचन है। ये भी वाक्य इसका बन सकता है, लेकिन जैसा आपको पहले भी कहा गया, ये वाक्य उनके लिए है जिनके पास में ये धातु नहीं है क्षय। क्षय है तो फिर क्षय करना जिसका अर्थ है एक ही धातु का, तो क्षयंती करना ज्यादा सही रहता है। तो यहाँ षष्ठी नहीं करके द्वितीय रहेगी थी। और ऐसा भी कर दिया अगर तो कर्मों का क्षय करते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। ये दोनों तरह से वाक्य बना सकते। फिर एक वाक्य था अरिहंत मोक्ष मार्ग के प्ररूपक होते हैं। अब अरिहंता, अरिहंत तो वही है, बहुत सारे हैं इसलिए। अब मोक्ष मार्ग
ऐसा भी कर सकते हो इसको, मोक्ष मार्गस्य प्ररूपकाः भवन्ति। मोक्ष मार्ग के प्ररूपक होते हैं। ये अरिहंत का विशेषण है। ये प्ररूपक कौन होते हैं? अरिहंत। अब किसके प्ररूपक है? तो मार्ग, मोक्ष मार्ग के, मोक्ष का मार्ग और उस मार्ग के प्ररूपक, षष्ठी कर दी। अगर आपको मान लो विभक्ति नहीं करनी है तो इसको भी मिला सकते हो, जैसे मोक्ष मार्ग को मिलाया ना, ऐसे ही मोक्ष मार्ग प्ररूपकाः, डायरेक्ट ऐसा भी कह सकते हो। तो मोक्ष मार्ग के प्ररूपका अरिहंता भवन्ति, भू भव धातु भवती भवतः भवन्ति, ऐसा रूप इसका बन जाएगा। और क्या वाक्य था? वाक्य मैंने उसमें लिखे नहीं है इसलिए ध्यान में नहीं आएंगे। एक था शायद वे राग द्वेष को जीतते हैं। अरिहंत राग द्वेष को जीतते हैं, तो अरिहंत की जगह यहाँ पर कर सकते हैं आप ते। अब किसको? राग और द्वेष। अब राग द्वेष तो बहुत सारे हैं, तो राग द्वेषाणी, राग द्वेषाणी, द्वेष द्वेषाणी जयंती। वे राग द्वेषों को जीतते हैं। मान लो आप खाली राग द्वेष दो ही करना चाहे तो इसकी जगह ऐसा भी कर सकते हैं, ते राग द्वेषौ, राग द्वेषौ जयंती। या तो ये करो अथवा ये करो, दोनों में से एक कर सकते हो कोई भी, क्योंकि राग द्वेष अगर खाली आप दो ही कहते हो, राग और द्वेष को जीतते हैं, वे तो बहुत सारे हैं, तो ये ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही यही रहेगा, क्योंकि अरियंत बहुत सारे हैं तो राग द्वेष भी बहुत सारे हो गए, इसलिए राग द्वेषाणी जयंती, यही सही बैठता है उसका। तो अरियंत भगवान यानी ते, ये उसकी जगह, संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग कर दिया हमने। वहां अगर ऐसा भी कह सकते हैं, अरिहंता राग द्वेषाणी जयंती, पर बार बार एक ही संज्ञा का प्रयोग करने की बजाय उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना ज्यादा उचित रहता है, इसलिए यहाँ हमने कर दिया ते। अगर जैसे 4-5 वाक्य अरिहंत से संबंधित ही रहे तो वहां पर अरियंत अरियंत नहीं करके ते कर करके भी हम ऐसा कर सकते हैं। फिर एक वाक्य था आपका कि आचार्य श्रावकों को उपदेश देते हैं, तो आचार्य, एक आचार्य है तो भी आप बहुवचन कर सकते हैं, श्रावकान, श्रावक बहुत सारे हैं इसलिए द्वितीय का बहुवचन। अब उपदेश देने के लिए क्या आ जाएगा? उप प्लस दिस धातु है आपकी, उप प्लस दिस, ये धातु। अब इसके रूप बनाएंगे तो ए लगा दो, छठे गण की ये दिस धातु, छठे गण का विकरण ए है, तो ए बना करके फिर इसके बाद प्रत्यय लगा दो तो क्या बन जाएगा? उप दिशति दिशत दिशंती, उपदिशंती, ऐसा रूप बनेगा इसका। आचार्य श्रावकान उपदिशंती, आचार्य श्रावकों को उपदेश देते हैं, ऐसा। अब इसको जैसे कहा था आपको, इसको चारों लकारों में बनाना है, तो ये तो हो गया वर्तमान काल का। अगर आपको इसको लोट लकार में बनाना है तो क्या बन जाएगा? ऊपर दिशतु दिशताम दिशंतु, आचार्य श्रावकों को उपदेश दें। और अगर वहां करेंगे आप विधिलिंग में तो ऊपर दिशे दिशेताम दिशेयुहु, ऐसा बन जाएगा, ये विधिलिंग। अब रहा आपका लंग लकार। लंग लकार को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ये दोनों करके और फिर लंग लकार की बात।
उपदिशंतु, उपदिशेयुः। अब लंग लकार यानी भूतकाल करने में आपको क्या करना पड़ेगा? धातु, देखिए उपसर्ग है, दिश धातु है, उसका विकरण है, और अंत प्रत्यय लग जाएगा यहाँ पर अन, बहुवचन का। अब भूतकाल का ए जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? कई लोग ऐसा लगा देते हैं यहाँ, और उसको कहते हैं ए उपादिशन, ए उपदिशत। ऐसा नहीं, यहाँ लगेगा ए, धातु के पहले लगेगा, उपसर्ग के बाद में लगेगा। अपना नियम ये है कि धातु जो है उसके पहले ए लगाया जाता है, अगर उपसर्ग है तो दोनों के बीच में कहलाएगा वो। अब देखिए इसको मिला दीजिए, उप प्लस ए बराबर क्या बन गया? उपा, फिर दी, इसमें मिला दीजिए स, उपादिशत, उपादिशताम, उपादिशन। ये हो गया आपका लंग लकार का बहुवचन। आचार्यों ने श्रावकों को उपदेश दिया, ऐसा आ जाएगा। आचार्यों ने श्रावकों को उपदेश दिया, उपदेश दिया, तो ये उपादिशन ऐसा हो गया। तो ये आपको जो भूतकाल बनाना है उसमें ये ध्यान रखना है कि ए जो लगता है वो उपसर्ग के बाद लगता है, धातु के पहले लगता है। बाकी की सेम, बाकी की प्रक्रिया सारी सेम है, तो उसी तरह से करना है बाकी तो आपको। और बाकी यहाँ पर इस रूप में रहेगा ये, तो आप इस तरह से, सॉरी, तो ये इस तरह से ये वाक्य हो गए आपके, शायद इतने ही वाक्य थे। अब इसमें सामान्य जो वाक्य है, अभी हमने सामान्य वाक्य की ही चर्चा हम कर रहे हैं। कर्मणी वाक्य है, भाववाच्य वाक्य है, दो कर्म, दो धातु है, जो दो कर्म की धातु आ जाएगी उनके, वो आगे लेंगे। अभी तो खाली सामान्य रूप से वाक्य है, पर इसमें ये देखना है कि हमको वाक्य का विस्तार करना आना चाहिए। जैसे हमने प्रथमा, द्वितीया, तृतीया तक ले ली, अब कभी बीच में और विभक्तियां, जैसे मान लीजिए हमने वाक्य लिखा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ये पेड़ से, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये वाक्य है आपका। अब क्या कहा जाए, क्या गिरते हैं? ये धातु है, इसके लिए धातु होगी आपकी पत, पहले गण की धातु है पत। और क्या गिरते हैं? पत्ते, ये हो गया इसका कर्ता, कर्म नहीं है इसमें। किससे गिरते हैं? पेड़ से, तो ये पेड़ से अलग होना है। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं यानी अलग हो रहे हैं। अलग होने अर्थ में से पंचमी का लेना है, साधन अर्थ में तृतीया का लेना है, अलग होने अर्थ में पंचमी का लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वृक्षात पंचमी। अब पत्ते हैं बहुत सारे हैं, पत्राणी, अब पत धातु, तो पत को ए लगाया, पत पूरा बन गया, पतति, पतत, पतंती। वृक्षात पत्राणी पतंती, ये आपके प्रयोग हो गया पंचमी विभक्ति का, कि अलग होने अर्थ में पंचमी का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह का प्रयोग करेंगे। पत्ते गिरते हैं, कहाँ से गिरते हैं? पेड़ से गिरते हैं, तो ऐसा ही है। अब जैसे मान लो इसमें होता, आम के पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ऐसा होता आपका, आम के पेड़ से, तो यहाँ क्या आ जाएगा? षष्ठी विभक्ति, आम्रस्य वृक्षात पत्राणि पतंती। आम्र के वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। मान लीजिए ऐसा कहते, आम के वृक्ष से खेत में पत्ते गिरते हैं, खेत यानी जहां वो पेड़ लगा हुआ है उसमें, तो वहां क्या हो जाएगा? क्षेत्रे, ये हो गई सप्तमी विभक्ति। क्षेत्रे, जैसे रामे है ना, रामे की तरह क्षेत्रे, क्षेत्र में, बस। क्षेत्रे आम्रस्य वृक्षात पत्राणि पतंती, ये बन जाएगा। खेत में आम के वृक्ष से पत्ते गिरते हैं।
तो एक ही वाक्य में कई विभक्तियां हो सकती है। सारी की सारी विभक्तियां आना मुश्किल होता है, ऐसे भी वाक्य बनते हैं, पर उसको सोच समझ के बनाया जाता है। बाकी सामान्य रूप से अब यहाँ देखिए आपकी कितनी विभक्ति आ गई, सप्तमी, षष्ठी, पंचमी और प्रथमा। एक वाक्य में 4 विभक्तियां आपको मिल गई। और वैसे तो हम लेते ही हैं, जैसे बालक पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो बालका प्रथमा आ गई, पुस्तक द्वितीय आ गई, पठन तृतीया पद आ गया। और जैसे हाथ से लिखता है, पाँव से चलता है, मुंह से खाता है, ऐसे जो रहेंगे वहां पर आपको फिर वो तृतीया का प्रयोग हो जाएगा। और फिर के लिए आ जावे जहां पर कि किसके लिए, तो वहां पर चतुर्थी का प्रयोग हो जाएगा। अलग होने अर्थ में पंचमी आ जाएगी। का के की संबंध जोड़ना है तो षष्ठी आ जाएगी। और स्थान कहाँ पर है, कहाँ घर में है, घर के ऊपर है, में पर आ जावे तो वहां सप्तमी विभक्ति आ जाती है। ऐसे वाक्य का विस्तार होता है। अब आप कोशिश कर सकते हैं ऐसे कि कुछ नई नई विभक्तियां जोड़ करके, और ये नहीं दिख रहे हैं क्या, जैसे इसमें जो आपको कहा है क्षेत्रे, ये क्षेत्र जो है उसकी सप्तमी विभक्ति की है, क्षेत्र में। ये आम्रस्य वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, इस तरह का वाक्य। इसको क्षेत्र को आप कहीं भी ले सकते हैं, आम्रस्य वृक्षात् पत्राणि क्षेत्रे पतन्ति, ऐसा भी कह सकते हैं। कहीं पर भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विभक्ति से अर्थ निकलता है। यहाँ विभक्ति आगे पीछे करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ दे दिया कि जैसे पत्राणि आम्रस्य वृक्षात् क्षेत्रे पतन्ति, ऐसा लिख देंगे तो भी वही अर्थ निकलेगा। तो ये संस्कृत की अपनी विशेषता है। यहाँ आगे पीछे क्रिया को जैसे पतन्ति पहले लिख सकते हो, पतन्ति क्षेत्रे आम्रस्य वृक्षात् पत्राणि, तो भी वही अर्थ निकलेगा। आगे पीछे लिखने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। यहाँ ये सप्तमी, ये षष्ठी, ये पंचमी, अभी तक जो शब्द हमने पढ़े हैं उन्हीं के रूप लेने का प्रयास हम कर रहे हैं। राम शब्द पढ़ लिया, फल पढ़ लिया, उसकी सप्तमी रामे आया है, क्षेत्र आ गया, श आ गया रामस्य, आम्रस्य, वृक्षात्, रामात्, पंचमी आ गई। पत्राणि, पत्रम, पत्रे, फलम, फले, फलानि, बहुवचन बहुत सारे हैं इसलिए पत्राणि आ गई, पतंती आ गई। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 चीजों से। देखिए सप्तमी आई, पंचमी आई, षष्ठी आई, इनसे वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ा। वाक्य तो फर्क इससे पड़ेगा, पत्राणि पतंती। अगर मान लो ये होता है यहाँ पर पत्ता गिरता है, पत्ता गिरता है, ऐसा होता तो हम ये कर देते यहाँ पर पत्रम, और फिर ये क्या हो जाता, पत्रम है तो पतती, बस। ये सेम के सेम ही रहते, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस ऐसे ही रहेगा, आम के वृक्ष से खेत में पत्ता गिरता है, इतना फर्क पड़ेगा। तो आपको वाक्य बनाने में विभक्ति जैसे आए खेतों में पत्ते गिरते हैं ऐसा आ जाए, तो वहां पर इसका बहुवचन कर दो, क्षेत्रेषु, वहां ऐसा बन जाएगा, क्षेत्रेषु पत्राणि या पत्रम पतति। बहुत सारे खेत है, उनके अंदर आम में एक ही है, पत्ता भी एक गिरा, वो एक चलते चलते ऐसे हो जाता है, तो उसको वहां उसका हिसाब नहीं करना है कि भाई वो अपने हिसाब में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, एक पत्ता है ज्यादा पत्ता है। अपने को तो जैसा कहा जा रहा है वैसा कर लेना उसको। तो पत्रम पतति, पत्राणि पतंती। और इनके भी बहुवचन हो सकते हैं, जैसे रहा कि खेत में आम के पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, वाक्य कैसा कर दिया, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वृक्षात की जगह वृक्षेभ्य, और पत्राणि बहुत सारे हैं इसलिए पतंती, ऐसा चेंज कर दो। क्षेत्रेषु आम्रस्य वृक्षेभ्य, आम के वृक्षों से। आम तो एक ही तरह का है, वृक्ष बहुत सारे हो गए हैं और उससे जो है बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा।
कि कहाँ बहुवचन करना है, कहाँ एक वचन करना है। वाक्य में जैसा हिंदी में कहा जाता है बस उसको उसी तरह से आप आगे बढ़ाते जाइए, आपको आसानी से वाक्य तैयार हो जाएंगे। ऐसे छोटे-छोटे वाक्य, ये सब वाक्य इनको बोलते हैं सामान्य वाक्य, कर्तृवाच्य के वाक्य, कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। पैसिव वॉइस के हमने कुछ वाक्य बनाए, लेकिन उसके कुछ नियम जो है वो ये संधि हो जाएगी हमारी एक अगली क्लास के बाद में। तब उसके बाद में हम वो वाक्य कैसे एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बनाए जाते हैं, वो बातें सब नियमों के साथ में देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम आते हैं। ज्यादा काम के विषय पहले ले लेंगे, इसलिए इस तरह का वाक्य बन जाएगा। तो इसके अनुसार चलेगा ये वाक्य करता ये है। इसमें क्या गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं। तो गिरने गिरने की क्रिया जिसकी हो रही है वो करता। जैसे बालक गिरा तो बालक हो गया वहां करता। यहाँ पत्ते गिरे हैं तो पत्ता हो गया करता। पत्ता किससे गिरे हैं? पेड़ों से गिरे हैं, उसकी पंचमी कर दी। पेड़ किसका है? आम का है। पत्ता कहाँ गिरा है? कहाँ गिरे हैं? खेत में गिरे हैं, उसकी सप्तमी कर दी। सीधा साधा नियम है कि वहां जो आपको दिया ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना अर्थ में संबंध का के की और अधिकरण में पर में आएगा तो ये विभक्ति लेना, का के की आएगा तो ये लेना, अलग होने अर्थ का से आए तो ये लेना, और ने आ जावे यानी पत्ते गिरते हैं, ये ने का संबंध है। पत्ते ने गिरे, पत्ते के द्वारा गिरा गया ऐसा, या पत्ते गिरते हैं तो वो ने या सीधा ऐसा देख लेना क्या गिरता है, क्या गिरता है उसके साथ संबंध जोड़ोगे तो वो आ जाएगी प्रथमा विभक्ति। ऐसे वाक्य के विस्तार करने रहते हैं। तो आपको ये वाक्य कुछ बना करके बताए, आपको इस तरह के वाक्य बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। कुछ वाक्य दे देंगे अभी आपको, उन वाक्यों को आपको बनाना। जैसे अभी लिख लीजिए आप वाक्य कुछ, फिर संधि पढ़ेंगे हम। मैं कक्षा में पत्र पत्रों को लिखता हूँ। अब इसके आप ये बदल सकते हो। लिखता हूँ लिखा है ना हमने, लिखता हूँ, लिखूं, लिखे, लिखा, चारों लकार में कर सकते हो एक ही बात। मैं कक्षा में, ये कक्षा में हो गई सप्तमी, पत्रों को लिखता हूँ ये क्रिया हो गई, ये कर्म हो गया, ये कर्ता हो गया, ये सप्तमी विभक्ति है। तुम दोनों संस्कृत की पुस्तक को पढ़ो। लोट लकार का वाक्य है, लेकिन यहाँ विभक्ति आ गई आपकी संस्कृत की पुस्तक की, षष्ठी आ गई। पढ़ने वाले तुम दोनों हो, पुस्तक कर्म हो गया, उसका संबंध संस्कृत से आ गया, पढ़ो ये लोट लकार आ गया। इस तरह से वाक्य को बनाना है। प्रैक्टिस करेंगे बराबर जम जाएगा आपको वाक्य। यहाँ पर पढ़ो लेकर के इसको भी आप चारों में क्रियापद ओब्लिक ओब्लिक करके चारों में ही क्रियापद आप लिख सकते हैं। वे हम सबको फल देते हैं। वे हम सबको फल देते हैं। देने के लिए धातु आपके पास है ही, दा या अच्छे धातु है, उसका प्रयोग कर सकते हो और इस तरह से वाक्य बना सकते हो। वे हम सबको फल देते हैं।
अब इसमें कई प्रयोग दूसरे जो आते हैं वो अभी हमने क्या है कारक नहीं पढ़े हैं, इसलिए थोड़ा सा अड़चन। कारक जो है वो नहीं पढ़े हैं, इस कारण से कहाँ तृतीया कहाँ चतुर्थी वो फिक्स है ना, वो पढ़ लेंगे तब ज्यादा वाक्य हमारे लिए खुल जाएंगे। अभी तो हम बंधे हुए हैं, अभी हम केवल सामान्य सामान्य रूप से ही वाक्य बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कारक जो पढ़ लेंगे भाई अमुक के साथ तृतीया होती है, अमुक के साथ चतुर्थी होती है, तो वो फिक्स नियम हो जाते हैं, वहां पर उस नियम के अनुसार वाक्य बनाए जाते हैं। अध्यापक छात्रों को दंड देता है। दंड देना अर्थ की धातु आई है आपके 10वें गण में, उस धातु का प्रयोग करके और ये वाक्य बनाना। अध्यापक छात्रों को दंड देता है। एक वाक्य और ले लीजिए। श्रावक गुरुओं को, बहुत सारे गुरु हैं, अब जैसे एक शब्द जोड़ते हैं विधि से वंदन करते हैं। श्रावक गुरुओं को विधि से, अब ये विधि है नहीं, ये साधन हो गया, आप कैसे कर रहे हैं विधि सहित जैसा बोलते हैं ना उसको, तो ये विधि के रूप चलेंगे आपके हरि के जैसे। हरि के जैसे आपको उसका प्रयोग करना है, आप करना कोशिश करना, नहीं आएगा तो फिर अपन देखेंगे। वंदन करना, एक ही धातु लेकर के वंदन करना आ जाएगा उसमें। और किनको वंदन करते हैं, ये कर्म हो गया, कौन करने वाले हैं, ये कर्ता हो गया। बस इस तरह से ये 5 वाक्य आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, और जितना बदलाव कर सकते हैं वाक्यों में, एक एक वाक्य में श्रावक यहाँ करते हैं तो श्रावक करता है भी कर सकते हैं आप इसको, गुरुओं की जगह गुरु को भी कर सकते हैं, अध्यापक का यहाँ अध्यापक बहुत सारे कर सकते हैं, छात्र एक कम कर सकते हैं, अध्यापक दंड देते हैं भी कर सकते हैं, छात्रों को दंड देते हैं बहुवचन भी कर सकते हैं। ऐसे आपको अगर जमता है तो आप वैसा प्रयास कीजिए, ताकि आपको वाक्यों में विविधता आ सके और आप ये समझ सके कि कहाँ किस तरह का प्रयोग किसको देख करके किया जाता है, कहाँ कर्ता को देखना है और उसके अनुसार एक वचन बहुवचन के प्रयोग करने हैं, ऐसा ध्यान में। तो ये हो गए वाक्य आपके। अब देखिए दूसरा हमारा जो चल रहा है प्रसंग, वो संधि का हमने किया था। संधि में आपको कुछ संधियां बताई थी, जिसमें 3 संधियां हो गई थी। अब चौथी संधि देखिए आप, पेज नंबर 31 के ऊपर, अनुस्वार संधि। ये संधि वैसे सबको आती है, लेकिन फिर भी पढ़ करके भी आप बहुत सारा तो इसमें से समझ सकते हैं, ऐसे सरल शब्दों में ही है, तो भी इसमें देख लीजिए। मोनुस्वार है, ये सूत्र है, पद के अंत में मैं हो और बाद में कोई व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार होता है। सीधा नियम कि पद के अंत में तो होना चाहिए मैं, आधा मैं, और आगे देख करके फिर उस मैं लिखना कि क्या लिखना। जैसे हमने कहा वीरम, यहाँ, और यहाँ पर आगे है आ, आगच्छ लिखा है वहां, मान लो ऐसे, सॉरी आगच्छति आएगा ना, ये क्या आएगा, प्राकृत आगे आगच्छति, वह यानी स वीरम आगच्छति, वह वीर को वीर के पास आता है, ऐसा हो गया मान, ऐसा लिखा। तो अब ये आ अगर है ना यहाँ, तो ये बिंदी का क्या आपको मैं लिखना पड़ेगा आगे,
और उसके आगे स्वर नहीं होवे, स्वर नहीं होवे, तो फिर आपको जो है वो वहां पर जो लिखना रहेगा वो लिखेंगे आप इसमें बिंदी। वहां पर ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे आपको कहा धर्मम, धर्मम और आगे लिखा है चर है, च है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी, इसको आप संधि के नियम से ऐसा लिखना पड़ेगा धर्मम, बस बिंदी लगा दो। मतलब क्या रहा कि इस मैं के आगे अगर कोई भी व्यंजन है, कोई भी व्यंजन है तो बिंदी लिखनी है, और स्वर है तो फिर मैं लिखना है आधा, और उस मैं को फिर इसमें मिला सकते हो आप। ये आपके पास छूट है कि आप मैं में जैसे वीरम माँ गच्छति कर सकते हो, उसको वीरम, वीरम माँ गच्छति ऐसा कर सकते हो, या वीरम आगच्छति, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा आपको, वहां पर मैं आधा लिखना पड़ेगा, आगच्छति लिखो या मिला के लिखो। और ऐसे जहाँ आए कह ख गह गह आगे आ गया मैं के आगे, तो वहां बिंदी लगानी है। ये देख लीजिए यहाँ लिखा है ऐसा, देवम प्लस वंदे, तो देवम में जो मैं है उसकी बिंदी कर दो। अब ये लिखने के काम की चीज है। देवम वंदे, धर्मम चर, कार्यम कुरु, सत्यम वद, इसी तरह से ये सब आपको बनाने हैं। जैसे दुखम प्राप्नोति तो बिंदी लगा दो, अहम धावामी, अहम पे बिंदी लगाओ। ये एक सामान्य नियम है जो सबको आता भी है। अब कहते हैं अपदांत न और मैं के स्थान पर अनुस्वार होता है। अपदांत का मतलब आप जानते हो कि पद नहीं है पूरा, जो सार्थक होता है उसको पद कहते हैं, जैसे राम, कृष्ण, गच्छति, ये सब पद हैं। लेकिन जो पद नहीं है, मान लो एक ही जो शब्द है उस शब्द में ही जो चेंज होता है उसको कहते हैं अपदांत। जैसे आया यशांसी, अब यशांसी एक पद है, अब उसके दो पार्ट कर लिए, यशान प्लस सी, तो वहां कह रहे हैं कि वहां पर आपको मैं के स्थान पर अनुस्वार लगाना है, यशांसी, बस ऐसा लिखना है। जैसे आक्रम, आक्रंस्यते, मैं नहीं लगाना, वहां अनुस्वार लगाना है, आक्रंस्यते। फिर इसमें कहा वो जो अभी बता दिया आपको, ये मैं हो और बाद में कोई स्वर हो तो मैं उस स्वर में मिला जाता है, उसमें मिला दो उसको। जैसे हरिम प्लस इति लिखा तो हरि, अब मैं में ई मिला दो, हरि मिति, धर्मम अपि तो धर्मम अपि, बस ऐसा कर दो। ए आ ई कोई भी स्वर आया आगे तो मैं में उसको मिला दीजिए, ये कहलाता है मोनुस्वार है। ये एक अनुस्वार संधि का नियम है, तो ये भी यहाँ अप्लाई करके जब भी हम लिखते हैं तब इसको ध्यान रखना है। अब एक संधि आती है पर सवर्ण संधि, ये भी आपको आती है, अपन ने इसको देख लिया है कि जब वो स्टार्टिंग में ही पढ़ा था उस समय ये कहा था जैसे कंघा, तो बिंदी का क्या बनेगा वहां, न बनेगा, ऐसा कंठ है, कह के आगे बिंदी और ठ है तो उसका न बन जाए कंठ है, वो नियम है, तो उस नियम से देख लीजिए। ए के ऊपर बिंदी और आगे क है तो क ख ग गंग अंक, ऐसा लिखेंगे इसको। जैसे ए पे बिंदी आगे चित है तो च छ जे जे अंचित, सापे बिंदी आगे तय, तय थे दे दन, अगले जो अगला जो व्यंजन है उस व्यंजन का वर्ग देख लो और उसका अनुनासिक उसमें लगा दो, शांत है तो न आ जाएगा उसका बिंदी की जगह, कंठ आ गया, सम्मान आ गया, शंका आ गई, गंगा आ गई, ग है इसलिए गंगा बन गया, प्रसंग आ गया। बस इसी तरह से ये पर सवर्ण संधि कहलाती है। इसकी बहुत सी संधि आपको आती है, ध्यान में है आपके, लेकिन नियम में आ गई, बस इसलिए इसको आप उस रूप में समझ लीजिए। अब इसी को यहाँ कहते हैं कि वह पदांत सूत्र से पदांत अनुस्वार के स्थान पर अगर वो अनुस्वार पद के अंत में है तो आपको विकल्प दे दिया, पंचम अक्षर उसका जो बनाते हो वो विकल्प से बनाओ, ऊपर तो बनाना ही पड़ेगा आपको। एक ही पद के अंदर है तो वहां तो आपको उस अनुस्वार का पंचम अक्षर बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो है बना भी सकते हो, नहीं भी बना। जैसे त्वम करोषि, तो इसको त्वं करोषि भी कह सकते हो और वापस ऐसे कैसे ही त्वं करोषि भी लिख सकते हो, लेकिन वो क है इसलिए बिंदी लगानी पड़ेगी। और अगर ये इसको संधि कर दी तो त्वं करोषि क है ना, इसलिए बिंदी का क ख ग ग न बन गया,
त्वं करोसि, ऐसा बन जाएगा। तो ये दोनों तरह से होता है। अहम गच्छामि, अहं गच्छामि भी होता है, अहम गच्छामि भी होता है। संप्रक्तौ, तो संप्रक्तौ या संप्रक्तौ वैसे के वैसे भी लिख सकते हो। तो ये पद के अंत में अगर है, पदांत का मतलब तो समझ गया ना आपको, कि कोई सार्थक शब्द जो रहेगा वो पदांत क्या है। जैसे ये पद है, तो इसके अंत में ये पदांत है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कह दिया, जैसे आपको ये है कंठ है, अब ये पूरा पदांत है, अब बिंदी कहाँ है, पद के अंदर ही है, इसलिए एक ही पद में दो पार्ट हो गए। तो वहां आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसका बिंदी की जगह कंठ है, वहां तो करना ही करना है। लेकिन पद के अंत में है तो वहां जरूरी नहीं है आप उसमें संधि करे या न करे, विकल्प दिया हुआ। ये हो गई पर सवर्ण संधि। अब एक संधि इसमें दी है द्वित्व संधि, जहां द्वित्व कर देते हैं। द्वित्व करने का मतलब डबल कर देते हैं। ये बहुत जगह पर आती है वक्तामृत वगैरह में। देखिए इसमें न, न और न, तीन अक्षर लेने हैं। न, ण और न, इनके पूर्व में तो ह्रस्व स्वर होना पहली शर्त, और उसके आगे कोई भी स्वर हो तो इन तीनों का द्वित्व हो जाता है। पहले देखिए, ये तीन में से कोई भी होना अक्षर, और उस अक्षर के पहले ह्रस्व स्वर होना, यानी ई, उ, री, ली में से कोई भी छोटे में से ह्रस्व यानी छोटा तो लेना, और उसके आगे भी कोई ना कोई स्वर होना, ए, आ, ई, कोई भी स्वर होगा तो जाकर के ये द्वित्व हो जाता है इसका। जैसे ये शब्द दिया आपको तस्मिन प्लस इति, अब तस्मिन में न है, न के पहले ई है, ह्रस्व स्वर है, तो न के पहले ई होने से अब ये सिचुएशन आपकी यहाँ पर हो गई कि ऐसा ही है, और आगे इति है, तो अब आपको ये नियम लागू करना रहेगा यहाँ पर। तो इसका क्या बन जाएगा, तस्मिन नीति, ये डबल बन जाएगा न, तस्मिन नीति, और तोड़ेंगे जब तस्मिन इति। यहाँ डबल न बनने का मतलब यहाँ न अलग से न नहीं आएगा तोड़ने पर, इति आएगा बस। ये दोनों मिलने से डबल हो गया है, ये संधि का नियम। जैसे आगे देखिए सन प्लस अच्युत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये आधा स है और इस ए का भी न बन गया यहाँ पर, तो सन्न अच्युत है, ऐसा बन जाएगा। जैसे देखिए सुगण प्लस ईश है, तो सुगणीश है, द्वित्व कर दिया आप, डबल हो गया न, और ईश है उसमें जोड़ दिया। जैसे का प्रत्यंग प्लस आत्मा, तो आ गया प्रत्यंग आत्मा, ये न डबल हो गया आ के कारण से, और आत्मा उसमें जोड़ दिया, तो प्रत्यंग आत्मा। ऐसे अगर कहीं कहीं शब्द आपको मिले तो उसको तोड़ने में ये ध्यान रखना है कि वो द्वित्व हुआ है, उस द्वित्व को वहां पर तोड़ते समय हट जाएगा, वो डायरेक्ट ऐसे प्रत्यंग प्लस आत्मा ये बन जाएगा। ये एक संधि का नियम है। अब एक संधि का नियम इसमें आता है, चरत्व संधि बोलते हैं उसको, चरत्व, मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि पद के अंत में झल होवे, अनुनासिक के सिवाय कोई भी वर्ग का व्यंजन हो, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ, ये होवे, त, थ, द, ध, न छूट जाएगा। मतलब पांचों अनुनासिक छोड़ के 20 अगर आगे कोई भी अक्षर लिखे हुए हैं, और उसके बाद में अब आया अघोष व्यंजन हो गए। अघोष यानी मालूम है आपको, क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, 10 तो ये, और तीनों श, ये 13 जो अघोष व्यंजन हमने पहले ही दिन पढ़े थे, वो 13 में से कोई भी आगे होगा तो उस जल के स्थान में चढ़, चढ़ का मतलब होता है वर्ग का पहला व्यंजन, वो हो जाएगा उसकी जगह पर। मतलब आगे चारों में से कोई भी होवे और पहला व्यंजन है तो उसको भी आपको पहला व्यंजन बनाना है। देखिए कैसे बनता है ये, जैसे यहाँ दिया है आपको सद, आगे दे दिया काढ़। अब देखिए यहाँ पर ये क जो है ना, ये झल है, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथे में से है वर्ग का, तो ये आ गया पहला, और यहाँ पहला है, चार में से पहला आना चाहिए, और यहाँ पर आ गया तीसरा, तो ये कहते हैं कि इसको भी
पहला कर दो बस। तो इसका पहला क्या आ जाएगा द वर्ड का? ये बन जाएगा सत्कार है। यहाँ जो क है उस क के कारण से इसको भी आपको पहला बनाना पड़ेगा। जो द तीसरा है ना त थ द, तो उस द की जगह पर त बनाना रहेगा। अगर यहाँ पर पहला वर्ड का व्यंजन है तो, यहाँ पहला वर्ड का व्यंजन है तो, और यहाँ पर कोई भी है, यहाँ पर तीसरा चौथा दूसरा पहला कोई भी है, तो उसको वहां पर आपको पहला बनाना है। इसको कहते हैं चढ़त्व संधि। अब देखिए इसके उदाहरण देख लीजिए, बहुत सारे दे रखे हैं। जैसे उद प्लस तीर्ण, तो द का भी तय बन जाएगा उत्तीर्ण। तद प्लस पर है तत्पर है। उद प्लस पन्न है उत्पन्न है। उद प्लस तम है उत्तम है। दिक प्लस पाल है दिक्पाल है। ग है पा है, तो ग का वर्ग का पहला ले लो, उसको दिक क्या आ जाएगा दिक्पाल है। संपद प्लस समय है। संपद में द है तो उसका स होने से संपद समय है, ऐसा लिखा जाएगा। ककुब प्रांत है ककुप, अब ये भ है तो उसका प फ ब ब प आ जाएगा। ककुप प्रांत है, ऐसे लिखने का ध्यान रखना है कि वहां पर अगर अगले वाला व्यंजन जो है वो आपके पास में अगर खड़ है यानी अघोष है, तो आपको पहले वाला व्यंजन घोष होते हुए भी उसको अघोष बनाना है। ये नियम है इसका, संधि के नियम से उसको अघोष बन जाएगा। संधि की हुई है वहां पर आपको ये नियम लगा करके समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सही में तो यहाँ पर सद प्लस कार है, तोड़ने में दिक्कत आती है ना। जैसे संधि तो कर रही है आप इसकी, सद प्लस कार है तो सत्कार कर दिया, अब सत्कार को तोड़ना है तो यहाँ क्या लेना, ये क है तो इसको भी यहाँ क ही है, ऐसा नहीं है, तो उसको हमको देखना पड़ेगा इसका। ये तीसरे का पहला बना है, मूल शब्द सद है और उसका कार बना है। तो इस तरह से ये एक चढ़त्व संधि कहलाती है। एक संधि है जिसका नाम है तोरली लत्व संधि। सरल सरल संधियां है इसमें। देखिए लत्व में क्या है, तय के बाद ल हो तो उसको भी ल बना देना बस। तय है, तय के बाद आगे ल आ गया तो उस तय का भी ल बन जाएगा, इसको कहते हैं तोड़ली, तय का ल बनता है। जैसे उद प्लस लेख है, अब ये तय है ना इसमें द द तय यानी तय वर्ग, तो तय वर्ग है तो तय का द आ गया, तय थ द, तो और आगे ल होते इसको भी ल बना दो। उल्लेख है, शब्द हम ऐसे ही पढ़ते हैं ज्यादा बोलते, ऐसा उल्लेख हुआ है तो वो शब्द क्या है उसमें उद प्लस लेख है। जैसे पल्लव है, पद प्लस लव है, इसका बन गया पल्लव है। तत् प्लस लीन तल्लीन, तत् और लीन मिलकर के तल्लीन। अगला जो लय है बस वैसा ही लय उस तय का या तय का जो भी है उसका भी बनाना है, इसको कहते हैं तोड़ली संधि। अब ये थोड़ा इसमें एक विद्वान लिखती, तो विद्वान लिखती तो आ जाएगा, ये न जो है उसका तो बन गया लय और ऊपर चंद्र बिंदु लगाना पड़ेगा। ये विद्वान लिखती, कुशान लाती, वैसा ही यहाँ आ गया कुशान लाती, वो चंद्र बिंदु लग गया इसमें। तद प्लस लय तल लय, जगत प्लस लय जगल लय, जहत लक्षण जहल लक्षण, सब में इसी तरह से कोई भी हो वो उसको ल आगे होने पर उसको ल में मिला देना, यानी डेढ़ ल कर देना है उसका। विलसत लंका विलस लंका। अब एक नियम ज्यादा काम में आने वाला, अनुनासिक संधि कहते हैं इसको। अनुनासिक मतलब क्या रहा, पद के अंत में यड़, यड़ का मतलब है को छोड़कर कोई भी व्यंजन, खाली है छोड़ दो, और उसके पश्चात अनुनासिक हो। अनुनासिक यानी न य ण न म, अंतिम पांचों वर्ग के वो अनुनासिक। तो यड़ के स्थान में उसी वर्ग का अक्षर यानी अनुनासिक विकल्प से होता है। कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, विकल्प का मतलब आपको चॉइस दी गई है, एक बार आप कर लो नहीं करो तो भी चलता है। अब जैसे सद प्लस मति, अब सद है और मति है, ये मैं क्या है, जैसे ऊपर के उसमें था ना पहला वर्ग का व्यंजन है, अब यहाँ क्या होना चाहिए, अनुनासिक होना चाहिए पांचों में से कोई भी, तो मैं आ गया, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा,
इसी वर्ग का अनुनासिक बनाना है। त थ द ध न, तो उसको द का न बना दो। सन्मति, सदमति की संधि क्या हो जाएगी? सन्मति, ये उसकी संधि होगी। जैसे देखो आगे, तत् प्लस मार जा रहा है, अब त है आगे मैं है, तो मैं त का क्या बनेगा? यहाँ पर तन, तन मार जा रहा है, बस वो त थ द ध न वो लाना है। आगे अनुनासिक होना ये खाली देखना है, फिर जिस अक्षर को आप बदलना है उस अक्षर का ही पांचवा लेना है अनुनासिक। और विकल्प है इसलिए तद मार जा रहा भी रह जाएगा, तत् का तद बन जाएगा मैं आगे होने से, तीसरा है इसलिए। पद प्लस नग, पन्नग, दिक प्लस नाग, यहाँ जाएगा दिंग नाग, दिंग, वो कै का जो बन जाएगा कै ख गंग है, क्योंकि आगे आ गया न इसलिए। षट प्लस मुख है, ये षण मुख है, टे है ना तो टे ठे डे ढ, क्षण बन गया उसका क्षण मुख है। वाक प्लस मूलंग, वांग मूलम, बस खाली आपको इतना ध्यान रखना ये गए है, आगे मैं देख लो न कुछ भी होवे, लेकिन इसको भी आपको वैसा ही बनाना है, अनुनासिक बनाना है, और अनुनासिक इसी वर्ग का बनाना है, ग वर्ग का। तो क वर्ग में ग आता है, उसका लास्ट ले लूंगा, इसलिए कर दिया वांग मूलम, ऐसा इसका बन जाएगा। और यहाँ पर अनुनासिक नित्य होता है, नित्य यानी करना ही है, विकल्प छूट नहीं है उसमें। तो यहाँ कहेगा जैसे वाक प्लस मयम, वांगमयम, वहां करना ही है आपको। चित प्लस मयम, चिन्मयम, तत् प्लस मात्रा, तन मात्रा, तत् प्लस मयम, तन्मयम। मतलब इनमें आपको नियम यही है ऊपर वाला ही, लेकिन वहां विकल्प था, यहाँ विकल्प नहीं है, यहाँ पर आपको वैसा करना ही है। ऐसे ये अनुनासिक संधि का नियम बताया गया। अब ये मुख्य मुख्य संधि हो गई, इसमें 2-3 नियम और रहे, उनको आगे देखेंगे। अब इसमें आपको शायद अच्छी तरह समझा कि नहीं समझा, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा कि इनको अच्छी तरह समझने के लिए तो हम एक दिन और अभी ये करके और ये संधियां पूरी करके फिर आपको उदाहरण दे करके ये चीजें बताएंगे, और उसमें प्राय करके सभी प्रकार की संधियों का रिवीजन हो जाएगा, नियमों का। कि जो आपने नियम पढ़े वो तो प्रैक्टिकल नहीं है, अभी थ्योरेटिकल है, फिर उनको यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे, तब आपको वो एक एक संधि का नियम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो वो अपन कोशिश करेंगे उसकी। जैसे कुछ तो अभी आपको बताते हैं 2-3 बातें, तो जैसे हम जो लिखते हैं, देखिए भक्तामृत की पहली गाथा में एक शब्द आता है पहली लाइन में, प्रणत मौलि मणि प्रभा प्रभाणा, और फिर दूसरी लाइन में दिया है मुद्योतकम, ऐसा। अब ये जो प्रभाणा और वो जो डैश है, ये वो तो लाइन पूरी हो गई इसलिए बाकी ये मिला हुआ है, तो इसमें संधि क्या आ जाएगी? प्रभाणाम, मैं आधा कर दो और ऊपर निकाल लो उद्योतकम, आगे जो भी है ऊ निकल जाएगा, आपको तो इतना करना है। तो यहाँ मैं के अंदर ऊ मिला दिया तो ये बन गया मुंह, ये भी संधि है। मैं आधा लिख दिया, आपने क्यों लिखा मैं आधा? आगे ऊ था, आगे स्वर है, स्वर होने के कारण से आपको संधि का नियम बताया था, आगे स्वर है तो मैं आधा लिखना है, और उस आधे मैं को फिर उसमें मिला देना है। तो मुद्योतकम, जब भी आप इसका अर्थ करेंगे तो प्रभाणाम उद्योतकम ऐसा खोल करके बोलेंगे, तब आपको उसका अर्थ बैठेगा। ये है संधि इसमें। तो बस ऐसे संधियां आप जैसे जैसे उनको पढ़ेंगे तो आपको एक एक संधि पकड़ में आती जाएगी। प्रारंभ में खुद को पकड़ में आना मुश्किल रहता है, तो वो तो हम बता देंगे आपको। फिर ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो हर जगह पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं, कई जगह क्या होता है मैं पूरा है और आगे उत्तम आ गया। जैसे मान लो ऐसा शब्द आया है उत्तम प्लस उत्तम, दो उत्तम हो गए। अब यहाँ पर मैं पूरा है, इसलिए कौन सी संधि होगी? ये संधि जो होने वाली है ए, ए आ गया, ये ए प्लस ऊ। अब आपने जो अभी तक जो पढ़ी है प्लस ऊ बराबर क्या होता है? गुण संधि ओ। तो ये कैसा बन जाएगा? उत्तमोत्तम।
ये बन गया इसका संधि का उत्तमोत्तम। अगर मैं पूरा है तो ऊ उसमें मिलेगा नहीं, मैं में ऐसे। आधा मैं है तो ऊ उसमें मिलेगा, और पूरा मैं है तो उसका ओ बनेगा, क्योंकि ए के आगे ऊ आने से वहां चल गई स्वर संधि, और यहाँ मैं आधा होने से ये हो गई आपकी व्यंजन संधि। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे शब्द आते जाएंगे और उन शब्दों के माध्यम से हम इसका हिसाब करते जाएंगे, और ये संधि आप आसानी से कर सकेंगे। ये संधि है साहब। अब इसमें कोई प्रश्न होवे तो आप पूछ सकते हो। श्लोक तो अब बस इतने जो लिखा दिया आपको उनको तैयार कीजिए पहले, नहीं तो लिखा लिखा के खाली कॉपियां भरने से तो क्या मतलब है। अगर आपको फिर बाद में लगेगा कि साहब हमको और चाहिए श्लोक अच्छे, तो वो भी देने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन अभी तक तो जितने दिए हैं उन श्लोकों को याद करना है, उनके अर्थ ध्यान में रखने हैं, ये काम आपका होना चाहिए। तो अब इसमें किसी का कोई प्रश्न होवे तो कर लीजिए पहले चर्चा। हाँ साहब, कोई है कि नहीं संचालक लोग? जी गुरुजी। पूछ लो कोई प्रश्न होवे तो। कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर लीजिए। संगीता जी भोरा। हाँ बोलो संगीता जी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र सा। हाँ जय जी। हाँ, तुम फूल को मत तोड़ो, हाँ तो तुम के लिए तो त्वम, हाँ। फूल यहाँ पे द्वितीय है ना, तो फूल पुष्पम। पुष्पम, पुष्पम तो प्रकृत हो जाएगा पुष्पम। ओके ओके। हाँ, पुष्पम। मत के लिए क्या आएगा था? मत के लिए दोनों माँ भी आता है, न भी आता है। अच्छा ठीक न लिख सकते हो, माँ लिख सकते हो, कोई भी चलता है। है सर। तो त्वम पुष्पम माँ खंड। हाँ, अब ये खंड। माँ चल जाएगा आपको। खंड धातु ले लिया आपने। अब ये हाँ, देखना पड़ेगा खंड धातु कौन से गण की है। अगर 10वें गण की। हाँ 10वें की है तो खंड ये बनेगा। हाँ, यही था सर, क्योंकि है ना उसमें मतलब कुछ भी प्रत्यय नहीं लग रहा है ना। नहीं प्रत्यय तो नहीं लगेगा, हाँ, तो लेकिन विकिरण लगेगा। 10वें गण की है तो आए तो लगाना पड़ेगा विकिरण तो। अच्छा ठीक है सर। ये खंड है, ये इतना हाँ, बनेगा इसका। ठीक है सर, यही थोड़ा सा डाउट था। और एक समझ में आई तो आपको? क्या सर? समझ में आ रहा है ना बराबर? हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत आ रहा है सर, और उसमें बहुत डाउट्स भी बहुत आ रहे हैं। आने दो, अच्छा है। डाउट्स तो उसी को आएंगे ना, जो करेंगे उसको आएंगे। हाँ आप सर, कर रहे हो अच्छी बात है, डाउट्स आने दो, सब हो जाएंगे क्लियर आपके। ठीक है सर, यही एक थोड़ा सा डाउट था। हाँ जी हाँ जी। धन्यवाद सर। हाँ जी जी गुरुजी। और हाँ किसी के प्रश्न है तो हैंड रेज कर लीजिए, और चैट बॉक्स पे भी आए हुए हैं कुछ प्रश्न कि हाँ झल झल का क्या मतलब होता है। हाँ, ये बताया ना का मतलब क्या है। कि वो जो आप इसमें देखेंगे ना दूसरे या तीसरे पेज के ऊपर महेश्वर के 14 सूत्र दे रखे हैं। महेश्वर के सूत्र क्या? ए ई उ आई उण रील रिक ये ओम, वो जो दे रखे हैं 14 सूत्र, उसमें से आपको भय से लेकर के और वहां तक का जो लेना, जो भी कहेंगे उसको उतना जो है वो अक्षर वो कहलाता है यहाँ पर। तो उसमें कितनी तरह की संज्ञाएं बनती है। जैसे अच कह दिया तो अच में ऐसे लेकर के और पूरे स्वर आ जाएंगे वहां पर। हल कह दिया ऐसे लेके लय तक के आ जाएंगे, बीच में से कहीं से भी ले दिया आपको तो झल। अब जैसे आपने झल की बात कही है ना, अब जैसे झल में क्या आता है, ये झ और जैसे लेके लय तक कहना है, वो झल हो गया। अब झ का है उसमें, तो वहां आता है झभय, झभय घड़ दस जब गड़ दस कप छटत चट तव कपय सस सर हल, इतने आएंगे उसमें। इसका मतलब क्या हो गया कि पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ग का सब व्यंजन उसके अंदर आ गए, वो कहलाता है झल। इसलिए संधि के नियम में वो महेश्वर के सूत्र याद कर लो आप। पेज नंबर मालूम है ना आपको, कहाँ दे रखा है वो? देखिए
इसके जो स्टार्टिंग के पेज थे उसी में दे रखा है। वो स्टार्टिंग के पेज आपके पास होंगे ना, उसमें देख लेना। पहला मतलब शायद तीसरा चौथा ही पार्ट है, पहले स्टार्टिंग वाला उसी जी में गुरुजी, पेज नंबर 5 पे है। हाँ, ये बता देना इनको। 3 नंबर वाला वो याद करेंगे तो उसमें भी लिखे हैं सब। नहीं भी याद करो तो उसमें से निकाल सकते हो आप। जी जहां का लिखा है, जैसे लिखा है तो उसमें जय देख लो, और जहां तक लिखा है वहां तक का ले लो। उसके बीच में जो हलंत अक्षर है उनको छोड़ देना बस। बाकी के वही कैसे लेकर के और है तक और ऐसे लेकर के आई औ तक, वो है उसमें खाली इतने। जी उनकी बनी हुई, उनको बोलते हैं झल, चर, जस, झस, ऐसे सब अलग अलग नाम दिए। जी गुरुजी। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है गुरुजी, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हाँ ठीक है, समझ गए सबको क्या प्रश्न करेंगे। सरल है इसलिए समझ जाता है जल्दी। जी जी, आपका पढ़ाने का तरीका इतना सरल है तो सबको अपने आप समझ में आ जाता है गुरुजी, और सब कर रहे हैं, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो बस। संगीता जी भौरा का एक और प्रश्न शायद, उनका रेज हैंड है। हाँ जी हाँ, एक ये भी पूछना था, जैसे गेंद के लिए कंदुक है ना शब्द, हाँ, तो कंदूक है। कंदुक कहा विसर्ग लगा है तो उसमें आगे प्रत्यय कैसे लगाएंगे इसका? नहीं, अब क्या करना है, उसको कौन सी विभक्ति बनानी है? ये तो शब्द है, शब्द की जैसे इसके रूप चलेंगे। कंदुक है, कंदू को, जैसे हाँ गेंद हाँ, से खेलता है तृतीया कर दो, कंदू के न। तो वो विसर्ग का क्या होगा? नहीं, विसर्ग हट जाएगा ना। विसर्ग तो प्रथमा होगी तो विसर्ग रहेगा। तृतीया है तो एन केन बन जाएगा। जैसे राम है, प्रथमा अच्छा में राम है, रामो रामा, द्वितीया में रामम बन जाएगा, तृतीया में रामेण बन जाएगा। ऐसे ही कंदुकेन बना दो उसको। ठीक है सर। अब हाँ जैसे है ना, आपने पिछले क्लास में वो सेंटेंस दिया था, अरिहंत धर्मोपदेशक और मोक्ष मार्ग प्ररूपक होते हैं। हाँ, वो रह गया मोक्ष मार्ग प्ररूपक, भी वैसे ही लिखना है आपको उसमें। मोक्ष धर्मोपदेशक के लिए क्या लिखेंगे हाँ, सर? हाँ उसको जैसे धर्मोपदेशक का लिखा ना अपन ने। नहीं, मोक्ष मार्ग प्ररूपक का लिखा है हाँ, तो उसको तो ऐसे ही बनाना है, मोक्ष मार्ग प्ररूपका। प्ररूपक लिख के आ लगाना, 2 बिंदियां लगा देना, बस हाँ इतना हाँ, और। तो ये कौन सी विभक्ति कौन सी है? प्रथमा ही है ना? प्रथमा का बहुवचन। अच्छा, और धर्मोपदेशक में धर्मोपदेशकः, हाँ, वो भी प्रथमा का बहुवचन। तो और है तो और में क्या लगेगा इसका? च या कुछ च लगेगा लगा क्या? दो, च। हाँ च लगाते हैं ना, च। हाँ, तो बस ये च कहाँ, लगाते हैं तो ऐसा कहाँ च। लगाना? हाँ, च लगा दो, और लिखना है तो उसके लिए। नहीं, ये च कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, च दोनों के बाद। अरिहंता, जैसे धर्मोपदेशका, मोक्ष मार्ग प्ररूपका, च, वहां लगाओ। च भवंती। जय भवंती, ऐसा लगाओ। ओके, धन्यवाद सर। ठीक है साहब। जी संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हाँ साहब। आप बहुत समय दे रहे हैं, बहुत समय पे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत आभार कि आप सब इतना उत्साह से सीख रहे हैं। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे, आगे करते रहे। इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। जी, जय जय। जय जी।